हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी स्टडीज इन द एज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये ऐसे है और इसको लिखा है शेरल ग्लॉटफेल्टी ने। जैसे टाइटल इस ऐसे का सजेस्ट करता है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ऐसे है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्रिटिसिज्म आया था या फिर एक क्रिटिकल मूवमेंट आया था, उसको इको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो इको क्रिटिसिज्म पहले एक मैगजीन के फॉर्म में था, द इको क्रिटिसिज्म रीडर, और इसको शेरल ग्लॉटफेल्टी एंड हैरोल्ड फ्रम, ये दोनों इसको कंपाइल करते थे, एडिट करते थे। तो जो भी लोग थे, दूसरे क्रिटिक्स थे, वो इकोलॉजी से रिलेटेड या एनवायरमेंटल से रिलेटेड, एनवायरमेंटल एंड लिटरेचर, इकोलॉजी एंड लिटरेचर, इससे रिलेटेड जो भी एसेस वो लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, कुछ भी लिखते थे, शेरल ग्लॉटफेल्टी एंड हैरोल्ड फ्रम उसको क्या करते थे, एक मैगजीन में वो कंपाइल करते थे, उसको एडिट करते थे। इसका एक्चुअल टाइटल ये है, द इको क्रिटिसिज्म रीडर लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी। लिटरेरी इकोलॉजी ये टर्म याद रखना। तो इकोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन वो सारी चीजें लिटरेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बुक है जिसमें एनवायरनमेंट एज ए सिंबल यूज किया जाता है, जैसे आप नेचुरलिज्म मूवमेंट ले लो अमेरिका का, वो एक इको क्रिटिसिज्म के सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, इको क्रिटिसिज्म में। और ये जो ऐसे है जो हम स्टडी करेंगे आज, वो इस जो बुक है इको क्रिटिसिज्म, उसको एज ए इंट्रोडक्शन के इसमें वो आ जाता है। उसका हर एक बुक का एक आगे इंट्रोडक्शन लिखा होता है, प्रीफेस वगैरह होता है। तो इस बुक का इंट्रोडक्शन है ये ऐसे। ग्लॉटफेल्टी को फाउंडर भी है एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट की। उन्होंने काफ़ी इको क्रिटिसिज्म के फील्ड में कंट्रीब्यूशन तो दिया ही, उसके अलावा उन्होंने रीजनलिज्म को डिस्कस किया, एज इन एक हर एक रीजन का एक अलग ही फ्लोरा एंड फाउना होता है, उसके बारे में बात की। बायो रीजनलिज्म में उसमें जो भी उससे नेटिव जो भी सारी चीजें हैं उनको डिस्कस किया। लिटरेचर ऑफ द वाइल्ड, वाइल्ड एज इन जो मिस्टिसिज्म है, या ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करो, या नेटिव अमेरिकन लिटरेचर की बात करो, तो उनमें काफी एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो हो गया इको फेमिनिज्म। तो उन्होंने फेमिनिज्म और इको क्रिटिसिज्म इन दोनों ब्रांचेस को कंबाइन किया। ग्लॉटफेल्टी को लगता था कि इको क्रिटिसिज्म ये जो स्ट्रीम है, इसको सिर्फ इकोलॉजी से ही रिलेटेड नहीं रखना चाहिए, हमें इसको हर एक दूसरे फील्ड्स में भी इसको एक्सपांड करना चाहिए। जैसे इको फेमिनिज्म है, ये सारी ऐसी सारी कॉन्सेप्ट से साथ उसको और ज़्यादा एक्सपांड करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, वो जो लिटरेचर का फील्ड है उसमें काफ़ी उसको साइड ट्रैक किया गया था, खास करके 20th सेंचुरी में। अभी 20th सेंचुरी में ऐसे क्यों किया कि अगर आपने पहले मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, आप देख लेना उसको, कि कैसे न्यू क्रिटिसिज्म आया, वो भी 20th सेंचुरी में आया। फिर न्यू क्रिटिसिज्म आने के बाद से फिर अलग अलग मूवमेंट्स चालू हो गए, स्ट्रक्चरलिज्म आया, डिकंस्ट्रक्शन आया, ये सारे मूवमेंट्स चालू हो गए। और फिर उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी चल रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस दिया जाता था लिटरेचर में, वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। तो उनको ऐसा था कि हमें इस सबको फिर से लिटरेचर के फील्ड में लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एनवायरमेंटल क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। जैसे आप अभी भी देखो, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, डे टू डे हम लोग सुनते हैं कि हीट वेव आया, अगर वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है। तो शेरल ग्लॉटफेल्टी का ये मानना था कि अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस इतना डायर है और वो सबको अफेक्ट करता है, तो फिर भी हम लोग रेस, जेंडर, क्लास और दूसरे सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे ही हमेशा क्यों बात कर रहे हैं। फिर बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी लोगों ने इको क्रिटिसिज्म पे ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि नहीं, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें एक्चुअली सबको अफेक्ट करती है, क्योंकि रेस हर किसी को अफेक्ट नहीं करता।
अभी हम लोग इंडिया में इतना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो रेस एक ऐसा फैक्टर है जो शायद हम लोगों को इम्पैक्ट ना करे। क्लास जो है वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी को इम्पैक्ट करे। लेकिन एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो सबको इम्पैक्ट करता है, वेदर यू आर रिच और पुअर, वो सबको इम्पैक्ट करता है। अगर कोई फ्लड आया है तो फ्लड ये नहीं सोचेगा कि अरे ये तो अंबानी है तो चलो इसको नहीं डुबाते हम लोग, या इसका नुकसान नहीं करते। ऐसा नहीं होगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस होता है, उसकी वजह से सारे लोग अफेक्टेड होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी लोगों ने फिर से इस पे ध्यान देना चालू किया, और फिर काफी सारे राइटर्स थे, क्रिटिक्स थे जो इनके बारे में लिख रहे थे। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पे लिख रहे थे। मतलब अमेरिका की एक किसी यूनिवर्सिटी में कोई बैठ के एनवायरनमेंट के बारे में लिख तो रहा है, लेकिन वो जो लिख रहा है वो दूसरे को पता नहीं है कि ये क्या लिख रहा है। तो फिर इन सबको कंबाइन करने के लिए उन्होंने द इको क्रिटिसिज्म रीडर वो चालू किया। फिर एनवायरमेंटल लिटरेरी स्टडीज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में, ये अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, इन्होंने पहली एकेडमिक पोजीशन क्रिएट की इन 1990 फॉर लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। फिर 1991 में एमएलए ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, इको क्रिटिसिज्म एंड द ग्रीनिंग ऑफ लिटरेरी स्टडीज। ये उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनाइज किया। अभी ये क्यों किया था, क्योंकि उनको लोगों को अवेयर कराना था, कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी थी हमारे इको सिस्टम के टूवर्ड्स। और साथ में वो ये भी चाहते थे कि सारे सिमिलर माइंडेड लोग साथ में आए और वो डिस्कस करें उनके क्या आइडियाज है, कि जैसे हम लोग किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे सुधार सकते हैं। और साथ ही में कैसे न्यू न्यू लोगों को इनकरेज किया जाए टू राइट अबाउट इकोलॉजी, लिटरेचर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न है उनके बारे में लिखने के लिए कैसे लोगों को इंस्पायर करें। विलियम रकर्ट ने अपना जो एक ऐसे था लिटरेचर एंड इकोलॉजी, उसमें उन्होंने इको क्रिटिसिज्म ये टर्म पहली बार कॉइन किया। JW मीकर ने इसको लिटरेरी इकोलॉजी बोला था। इसमें क्या होता है, बीट इको क्रिटिसिज्म और लिटरेरी इकोलॉजी, इसमें क्या होता है, लिटरेचर और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब अपना जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जैसे पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स वगैरह, इन सब का रिलेशनशिप को वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। उन्होंने ये इको क्रिटिसिज्म का ये मानना है कि जो फ्लोरा एंड फाउना होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फाउना मतलब एनिमल्स, हम लोग सिर्फ उनके साथ एग्जिस्ट नहीं करते, रादर हमारा जो पूरा आइडेंटिटी है वो उसी से शेप होता है। मतलब हमारे फूड हैबिट्स, आप देखो, अगर इंडिया बिकॉज एग्रेरियन कंट्री है तो यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इर्रेस्पेक्टिव आपका रिलीजन क्या है। बट यहाँ पे फिर बिकॉज हमारे पास इतने ग्रेन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास इतने सारे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, तो फिर इंडिया के लिए वेजिटेरियन होना काफी नेचुरल है, या हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस भी है। वैसे अगर आप अमेरिका को देख लो, या फिर जो कोल्ड रीजन्स है उनको देख लो, जहाँ पे कुछ ज्यादा उगता नहीं है, तो फिर उनके पास एनिमल मीट के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है टू सर्वाइव। तो फिर हमारा जो वर्ल्ड है, या फिर हम जैसे बात करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से वो इफेक्ट होता है। वैसे आप एक और एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि हमारी लैंग्वेज, अभी जब हम इंडियंस बात करते हैं तो हमारा पूरा मुंह हिलता है, हमारी टंग हमारे हर एक माउथ के पार्ट को टच करती है। वही कोल्डर रीजन्स में से नहीं होता, क्योंकि उनके लिए मुंह खोलना ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज कोल्ड होता है। इसलिए आप उनकी लैंग्वेजेस देखो, वो उनको ज्यादा मुंह हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मुंह हिलाए काफी सारा सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जो कि इंडियंस के लिए मतलब अनइमेजिनेबल है। हम सोच ही नहीं सकते बिना मुंह हिलाए बात करें। अब कहीं पे भी जाओ, नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हमें पूरा मुंह हिलाना ही पड़ता है, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट हमको उतना अलाउ करता है। हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप एकदम कश्मीर वगैरह चले जाओ, वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड आ जाएगा। बट फिर भी जितना उनके जितना होता है उतना तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होता। फिर ह्यूमैनिटीज एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ह्यूमैनिटीज बेसिकली जो भी सारी चीजें होती है, जो आर्ट्स वगैरह फैकल्टीज होती है, उनको ह्यूमैनिटीज में बोलते हैं। जैसे तो इसमें सिर्फ लिटरेचर ही नहीं है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वो सब भी ह्यूमैनिटीज का ही पार्ट है।
तो फिर इसका मेन ये था कि जो भी इको क्रिटिसिज्म वर्क होगा या फिर जो भी वर्क लिखा जाएगा इसके अंदर, उसका प्राइम मोटिव ये होगा कि उनको अवेयरनेस लानी है एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए। तो सिर्फ इश्यूज नहीं बताने हैं, सारी चीजें भी बतानी कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं वो भी बताने हैं। तो जो भी इसके लिए काम करते थे, इको क्रिटिसिज्म की फील्ड में जो काम करते थे, उनका ये मानना था कि अगर हम सोल्यूशन नहीं है ना, तो हम डेफिनेटली प्रॉब्लम है उस बात की। मतलब अगर हमारे पास एनवायरमेंटल क्राइसिस को सॉल्व करने का अगर सोल्यूशन नहीं है, तो फिर हम ही प्रॉब्लम है, हमारी वजह से ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो फिर इसकी वजह से जो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट थे, उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंटल डायमेंशंस को लेके आए डिसिप्लिन में, मतलब उनके स्टडीज में लेके आए। तो हर एक इसमें आप देखो, नेचुरलिज्म स्टडी करना होता है, या फिर काफी सारे ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें एनवायरमेंट को प्रमोट किया जाए। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट भी ये सारी चीजें काफी करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग और इंस्पायर होंगे, एटलीस्ट कुछ करेंगे नहीं बट उनको समझेगा तो सही कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर इसके अगेंस्ट या फिर इसके टूवर्ड्स हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। ग्लॉटफेल्टी ने जो उनका बेस था इको क्रिटिसिज्म का, वो फेमिनिज्म से इंस्पायर होके किया। जैसे फेमिनिज्म में 3 फेजेस थे, वैसे उन्होंने बोला कि इको क्रिटिसिज्म के भी 3 फेजेस है। अभी वो क्या फेजेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल लॉरेन एक्टन ने, वो एक शटल में एज अ प्लेलोड साइंटिस्ट थी। शटल इज बेसिकली रॉकेट, तो फिर वो एक रॉकेट में एज अ प्लेलोड साइंटिस्ट थी, और जब वो स्पेस स्टेशन में थी तब उन्होंने अर्थ को देखा वहां से, और फिर अर्थ को देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यस, अर्थ एक बहुत ही अच्छी जगह है, एक बीकन ऑफ होप है, मतलब जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं क्योंकि वो लाइफ है। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे ब्लैकनेस भी है, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन काफी हो रहा है, या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी आप देखो हर जगह पे वॉर्स हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यस दैट इज द ओनली प्लेस वी हैव, वही हमारा एक जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन हम उसी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब वो स्पेस में थी तो उनको अर्थ पे आना भी था, एंड एट द सेम टाइम उनको अर्थ पे आना भी नहीं था, क्योंकि उनके पास अभी उसके अलावा जाने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो जगह कुछ खास वेलकमिंग भी नहीं लग रही, उनको ऐसा भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे जाना ही चाहिए। ये 3 वेव्स है। तो पहला फेमिनिज्म का है, और दूसरा है एनवायरनमेंट का। तो फेमिनिज्म का फर्स्ट वेव ने ये बोला था कि विमेन को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए लिटरेचर में, मतलब विमेन को भी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो बी एज अ राइटर और एज अ क्रिटिक, उसको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इको क्रिटिसिज्म को लेके भी शेरल ग्लॉटफेल्टी ने यही बोला कि एनवायरनमेंट का स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को स्टडी करो, डिटेल में स्टडी करो, ज्योग्राफिकल प्लेन्स को देखो, फॉरेस्ट को देखो, डेजर्ट, सिटीज, एनिमल, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्टडी करो, उनको एनालाइज करो, उनको इनकॉर्पोरेट करो, जो भी चीजें लिख रहे हो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेकेंड वेव में जैसे बताया था कि विमेन राइटर्स पे, विमेन राइटिंग पे और विमेन कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी यहाँ पे मूवमेंट चालू हुआ तो आगे वाले वर्क पे ही ध्यान देना ही, नहीं, इसके पहले वाले वर्क्स पे भी ध्यान दो कि कैसे विमेन कैरेक्टर को लिखा जाता था, उनको बाकी के कैरेक्टर्स कैसे रिसीव करते थे, विमेन ऑडियंस, विमेन कैरेक्टर्स को ऑडियंस कैसे रिसीव करती थी, वो उस पर भी ध्यान दो। सिमिलरली इको क्रिटिसिज्म भी पहले वाले भी ढूंढो कि जैसे ट्रांसेंडेंटलिज्म हो गया या नेचुरलिज्म हो गया, ये सारी मूवमेंट्स पहले भी थी, तो उनको भी स्टडी करो कि उन्होंने कैसे एनवायरनमेंट को स्टडी किया, उन्होंने कैसे एनवायरनमेंट को परसीव किया, और साथ में ये भी देखो कि अभी इसके आगे वाला जो टाइम है उसमें उसको कैसे परसीव किया जाएगा, उसको तभी कैसे देखा जाएगा। तो तीसरे वाले फेमिनिज्म में ये बोला था कि जेंडर एंड सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है। इको क्रिटिसिज्म में सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन, स्पीसीज का कंस्ट्रक्शन की बात करनी है कि क्यों ह्यूमंस को लगने लगा कि वो सबसे सुप्रीम है, क्यों एनिमल्स को अपना सुपीरियोरिटी नहीं मेंशन कर पाया, अभी क्यों हमें ये लगता है कि सारी वर्ल्ड में जो भी स्पीशीज है वो हमारे लिए केटर होनी चाहिए, हमें
हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, या फिर दूसरे एनिमल्स क्या करेंगे, हम उनका रूल्स डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हम किसको पेट रखेंगे। जानवर नहीं ये डिसाइड करते। डॉग ये नहीं सोचता कि अरे मैं इस इंसान को पालूंगा, इंसान सोचते हैं ये सब। तो ऐसे क्यों हुआ, क्यों ह्यूमन सुप्रीम होने लगे, उसको डिस्कस करो। तो जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रूट कॉज पे जाने की इसमें बात की गई है। फिर ग्लॉटफेल्टी ने इस ऐसे में ये बोला कि इको क्रिटिसिज्म का आगे का फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने ये बोला था कि इको क्रिटिसिज्म की वजह से क्या होगा, जो भी लिटरेरी स्टडीज है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब पहले जो लिटरेचर स्टडी किया जाता था वो रेस, सेक्स, जेंडर, क्लास, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, हिस्ट्री, इन सबको लेके उसको स्टडी किया जाता था। तो ग्लॉटफेल्टी ने ये बोला कि इसको रीड्रॉ करो और ये सारी चीजें तो स्टडी करो, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट को भी लेके आओ। तो एनवायरनमेंट को लेके इसको अलग से स्टडी करना चालू करो कि कैसे एनवायरनमेंट विमेन के फॉर और अगेंस्ट है, एज इन नॉट फॉर और अगेंस्ट, बट कैसे वो फेमिनिज्म को शेप कर रहा है हर जगह पे, या फिर वो कैसे रेशियल मैटर्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है डिस्कस करो। इनका मेन कॉज ये भी था कि अगेन कॉन्शियसनेस लेके आओ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को लिटरेचर लेना तो इनकरेज करना ही पड़ेगा और साथ में उनको एनवायरनमेंट के बारे में भी अवेयर कराना पड़ेगा, क्यों एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है। जैसे स्कूल में ईवीएस तो होता ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वो बचपन से हमको वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि हमको एनवायरनमेंट के बारे में पहले से हम अवेयर रहे। हमें बहुत कुछ चीजें तो नहीं पता होगी, लेकिन पोल्यूशन के बारे में सबको पता होता है, इरोजन के बारे में, ये सारी चीजें हमको स्कूल में सिखाई जाती है। तो आगे चल के भी हाँ हम लोग भूल जाते हैं उसको, वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट हमको पता तो है कि हाँ ओके इस वजह से पोल्यूशन होता है। तो वो सारी चीजें करने की वजह से अगर शायद हम इन चीजों को करना रोक दे तो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में वो सारी चीजें क्या है इनग्रेव की गई है। ग्लॉटफेल्टी का ये भी मानना था कि इको क्रिटिसिज्म जो है वो एक वाइट मूवमेंट है, ठीक है। तो इसको जो वाइट स्कॉलर्स है, वाइट अमेरिकन है, वही उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गर वो तभी बनेगा जब मल्टी एथनिक मूवमेंट होगा। मतलब सिर्फ अमेरिकन ही इसको जब स्टडी नहीं करेंगे, जब इंडियंस भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, एशियंस भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, नॉर्थ अमेरिकन हो गए, साउथ अमेरिकन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, सब जब इसमें कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे तब वो क्या होगा, एक्चुअली उतना इम्पैक्टफुल होगा। फिर इसमें जो ऐसे है ये बुक में वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसमें पहले तो वो ये बात करते हैं कि इको थियोरी बताते हैं, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं एनवायरनमेंट और कल्चर का। फिर दूसरा है लिटरेरी, तो उसमें लिटरेचर में एनवायरनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, ड्रामा में भी और फिक्शन में भी, उसके बारे में डिस्कशन होता है। और थर्ड वाले में एनवायरमेंटल लिटरेचर इन अमेरिका, तो जैसे ट्रांसेंडेंटलिज्म है, नेटिव अमेरिकन लिटरेचर है, इसमें एनवायरनमेंट ने क्या रोल प्ले किया, या फिर कैसे एनवायरनमेंट की वजह से ये दोनों लिटरेचर, ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट अलग से इन्फ्लुएंस हुए, या क्यों इसमें एक डाइवर्स मोड आया, उसको स्टडी किया जाता गया है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अगर आपको पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।